हमें अगर हमारे समाज के अधिकार पूर्ण रूप से चाहिए तो फिर एक पॉलिटिकल पार्टी की आवश्यकता है कि मायावती जैसी लेडी जिसमें कोई नेतृत्व के गुण नहीं थे उसको आंदोलन पे थोपने का कार्यक्रम कांशीराम जी ने किया। को दूरदर्शी अगर नेता होती तो बीएसपी की आज जो स्थिति आपको दिख रही है ये स्थिति नहीं होती। जिन महापुरुषों के हम फॉलोअर्स है, बुद्धा हो, बाबा साहब हो, फुले हो, पेरियार हो, इन्होंने कभी भी अपने प्रिंसिपल्स के साथ जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और तभी वो एक सक्सेसफुल नेता हमारे समाज में माने जाते हैं। वामन मेश्राम है, उसने भी मतलब वही तरीके और तौर तरीके अपनाने की कोशिश की जो कांशीराम जी ने किए थे। ये सभी पार्टियां प्रिंसिपली कॉम्प्रोमाइज करके जो रूलिंग क्लास है उन पार्टियों के साथ मिल जाते, खुद जेल में न जाए। इसलिए उसका जो आंदोलन या बीएसपी जो है वो इसलिए रूलिंग पार्टी के साथ कंप्रोमाइज करती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेकिन बीएसपी की वोट बैंक कम होते वक्त ये समाज वोटिंग जो कर रहा है वो कांग्रेस को कर रहा है, जिसको बाबा साहब ने नंबर 1 दुश्मन पे उस वक्त रखा था। आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे स्टूडियो में बेहद ही खास मेहमान है माननीय बीडी बोरकर साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माननीय बीडी बोरकर साहब जो है इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है आंदोलन के लिए समर्पित किया है। मान्यवर कांशीराम साहब और डीके खापर्डे साहब के साथ मिलकर उन्होंने बामसेफ को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया। साथ ही साथ जो कुछ भी बामसेफ के यंग जनरेशन है उन्हें साथ में उन्हें आगे लाने का भी काम किया। बामसेफ में एक डेमोक्रेटिक सेटअप स्थापित करने में भी आपने अहम भूमिका निभाई है और वर्तमान में आप जो है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय महासचिव है, जो बामसेफ का ही पॉलिटिकल विंग है। सर, बामसेफ का पॉलिटिकल विंग आपने शुरू किया, किसी को ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन इसका अनाउंसमेंट भी हुआ, कुछ इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट किए गए। अब ऐसा क्या वैक्यूम लग रहा है आपको इस आंदोलन में कि आपको लगा कि नई पार्टी की स्थापना की जाए जबकि बीएसपी ऑलरेडी प्रेजेंट में है? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और इस अवसर पर मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि बामसेफ जो बनाई गई, जिसमें मुख्य रूप से कांशीराम जी और खापर्डे साहब और दीना बामा जी इनका रोल रहा है। और उस आंदोलन से ही मतलब 1977 में ये शुरू हुआ था और जब ये महसूस किया हम सभी साथी ने, स्पेशली कांशीराम जी के और खापर्डे साहब के नेतृत्व में, कि हमें अगर हमारे समाज के अधिकार पूर्ण रूप से चाहिए तो फिर एक पॉलिटिकल पार्टी की आवश्यकता है। क्योंकि संविधान लागू होकर आप समझ लीजिए कि उस वक्त 34 इयर्स हो गए थे और अधिकार पूर्ण रूप से मिले नहीं थे। जी हाँ। तो इसलिए कांशीराम जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया गया, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के सिवा हम अपने पूर्ण रूप से संवैधानिक अधिकार नहीं मिला सकते। ये उस वक्त की हमारी भावना रही है। उसके बाद ये हुआ कि बीएसपी का दौर चलते रहा। बामसेफ जो है पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई थी। लेकिन तब भी तो विरोध हुआ था जब बीएसपी का गठन हुआ था। हाँ, नहीं, वो हुआ था, वही तो मैं बता रहा था, मैं वही आपको बता रहा था। जब बीएसपी का गठन हुआ तो विरोध नहीं हुआ था, हम एक साथ में काम कर रहे थे। अच्छा। क्योंकि क्योंकि बीएसपी बनी थी अप्रैल 1984 में, राइट। तो हम सब इकट्ठा ही काम कर रहे थे। हाँ। विरोध 85 के दिसंबर से शुरू हुआ। अच्छा। और इसका मुख्य कारण है कि कांशीराम जी इस आंदोलन को एक ऑटोक्रेटिक डिक्टेटोरियल फॉर्म में चला रहे थे और हम तब भी साथ में रहना चाहते थे, ऐसी बात नहीं। बट एक डिक्टेटर जो है, आप वर्ल्ड लेवल में अगर एक डिक्टेटर जो भी लीडर्स रहे हैं, दे हैव टू बी ऑनेस्ट टू द ऑब्जेक्टिव। एग्जैक्टली। हाँ। और जब ये देखा गया कि मायावती जैसी लेडी जिसमें कोई नेतृत्व के गुण नहीं थे उसको आंदोलन पे थोपने का कार्यक्रम कांशीराम जी ने किया। ओके।
जिसकी वजह से फिर ये लगा कि ये ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से, जिसकी कुछ आंदोलन की समझ नहीं है, हाँ, उसको पूरे आंदोलन के सर पर बिठाने का कार्यक्रम। अच्छा, तो तब ये लगा कि डिक्टेटर के ऊपर कोई सवार नहीं होना चाहिए। तो आपको मायावती के बारे में तब समझ में आया था कि ये जो नेता है उस वक्त तो काफी मतलब नेता बनने की भी थी। हाँ। तो उस समय कांशीराम जी उसे उन्हें जो है प्रमोट कर रहे थे, तो एक Right. महिला नेतृत्व को प्रमोट कर रहे थे। तो आपको उस वक्त ऐसा क्यों लगा कि मायावती ये जो है दूरदर्शी नेता नहीं है? अब आपको दूरदर्शी अगर नेता होती तो बीएसपी की आज जो स्थिति आपको दिख रही है, ये स्थिति नहीं होती। अच्छा। मेरा ख्याल है इसका लंबा चौड़ा जवाब मैं दूं उससे अच्छा कि आंदोलन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो आपके प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल से डेविएट नहीं होना चाहिए। बट पॉलिटिक्स में कभी कभी फ्लेक्सिबल होना होता है। नहीं, पॉलिटिक्स में फ्लेक्सिबल होना होता है। फ्लेक्सिबिलिटी आप जो है व्यवहारिक एरिया में कर सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल के ऊपर नहीं करना चाहिए। जिन महापुरुषों के हम फॉलोअर्स हैं, बुद्धा हो, बाबा साहब हो, फुले हो, पेरियार हो, इन्होंने कभी भी अपने प्रिंसिपल्स के साथ जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और तभी वो एक सक्सेसफुल नेता हमारे समाज में माने जाते हैं। कांशीराम जी भी माने जाते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि कांशीराम जी नहीं माने जाते, क्योंकि हमारे समाज में पॉलिटिकल लीडरशिप को ही लीडरशिप समझते हैं। हाँ, पॉलिटिक्स के अलावा एजुकेशन का क्षेत्र है, कल्चरल क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र है। ये ओवरऑल पूरे भारतवर्ष के जो भी अलग अलग कम्युनिटीज है सभी में ये दिक्कत है। हाँ हाँ, अभी भी ये दिक्कत है। इसका कारण है कि उस दृष्टि से देखा जाए तो सीमित रूप से कांशीराम जी सक्सेसफुल हुए। हाँ? क्योंकि एक बड़ा वर्ग जो है, जब 1985 में उनको जो विरोध हुआ कि प्रिंसिपल से आप डेविएट नहीं होना चाहिए, तो जब वो प्रिंसिपल से डेविएट हो गए, बाय द टाइम सर्वसामान्य जो जनता होती है वो एक व्यक्ति के ऊपर ही भरोसा रखती है। हाँ, हाँ? तो इसलिए लोग उनके साथ रहे। हाँ? एक फेस थे वो आंदोलन का। हाँ, एक चेहरा थे। हाँ, तो वो रहे। लेकिन आप देखेंगे कि धीरे धीरे फिर वो लोग वहां से फिसल गए, क्योंकि प्रिंसिपली मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब जो लिबर्टी का प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन में या आंदोलन में भी, उसको उस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। नोबडी वांटेड टू बी ए स्लेव, यू सी। मतलब कोई आदमी गुलाम नहीं रहना चाहता। ऑब्वियसली। हाँ। और अगर कोई साथी जो सूझबूझ रखने वाले साथी है, वो साथी के ऊपर उनको कन्विंस किए बिना अपने विचार जब थोपने की बात आती है, तो ऐसे साथी साथ में नहीं रह सकते। तो इसलिए आपने कांशीराम जी का साथ छोड़ दिया था उस समय? बिल्कुल छोड़ दिया था। अच्छा। और इसको डेमोक्रेटिकली इसको कैसे चलाया जाए, हाँ, इस चीज का हमने पूर्ण रूप से, और तब प्रिंसिपल्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज हमने नहीं करना चाहिए। वो कारण है जिसकी वजह से हम कांशीराम जी के साथ नहीं रहे। अच्छा। आपने भी एक फेस बनाने की कोशिश की थी वामन मेश्राम के माध्यम से इस संदर्भ में, लेकिन वो भी फिर आपसे अलग हो गए थे। वो उसका भी कारण है। वामन मेश्राम, मैं और खापड़े साहब, हमने तीनों ने मिलके मतलब इस आंदोलन को कांशीराम जी से जब अलग हुए तो इसको बनाने का हमने कार्यक्रम किया। लेकिन एक दौर ऐसा आया कि जो वामन मेश्राम है उसने भी मतलब वही तरीके और तौर तरीके अपनाने की कोशिश की जो कांशीराम जी ने किए थे। तब हमने उसको मतलब इस एक ऐसा वाकया भी हुआ था संगठन में, जो मेरा ख्याल है मैंने यहाँ मेंशन करना उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन फिर उसने रिसिग्नेशन टेंडर किया। वो रिसिग्नेशन वामसेप की जो केंद्रीय कार्यकारिणी है उसने वो एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद उसने खुद को, मैं ही वामसेप का प्रेसिडेंट हूँ ये बताकर उसने खुद को रिवाइव किया, और वो अपने ढंग से काम कर रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूं कि जिन जिन लोगों ने उनको साथ दिया वो लोग भी उससे टूट गए हैं। पर अभी उनकी भी पॉलिटिकल पार्टी बनी है। हाँ। वो भी कोई सक्सेसफुल नहीं हुई है। नहीं, इसका बेसिक कारण
वो बेसिक कारण ये मैं बताया, पहले ही आपको बता दिया मैंने, कि कोई किसी का गुलाम नहीं रहना चाहता। ऑब्वियसली रहना भी नहीं चाहिए। हाँ। तो अगर वो मेश्राम अगर अपने साथियों के साथ अपने व्यूज उनको इम्पोज करना चाहता, उनको कन्विंस किए बिना, तो वो लोग नहीं चाहते, क्योंकि फिर तो उसका मतलब तो गुलामी हो गई। तो आपने कांशीराम जी के साथ भी आपको उनका जो एटीट्यूड था वो समझ पसंद नहीं आया, और मेश्राम का भी एटीट्यूड ऑटोक्रेटिक हो रहा था, तो इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये जो बामसेफ एक मूल रूप से जो बनी हुई थी, खापर्डे साहब थे, आप थे, तो अभी इसमें विशेषताएं क्या है कि इसने अपने आप को ऑटोक्रेटिक न होते हुए डेमोक्रेटिक दिखाने की कोशिश की है? नहीं, सिर्फ दिखाने की नहीं, आप ये देखिए, हम बामसेफ की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये लिखा है कि हर 2 साल के बाद इसमें इलेक्शन होंगे। अच्छा, तो इसमें इलेक्शन होंगे तो नए व्यक्ति आएंगे। सिलेक्शन नहीं होता है? हाँ, नहीं, सिलेक्शन नहीं होता, इलेक्शन ही होता है। हाँ, इलेक्शन होता है। उसकी हमने अपने ढंग से प्रक्रिया अपने ढंग से बनाई है। Right, हाँ। मतलब वो उसको सिलेक्शन नहीं कहा जाएगा। हाँ। उसमें लोग जो नॉर्मल इलेक्शन की जो प्रक्रिया जो बोलते हैं ना, कि हाथ खड़ा करो, सी ऑर्गेनाइजेशन में इम्पोर्टेंट बात ये होती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करना है, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो ऑर्गेनाइजेशन में होता है, ऑर्गेनाइजेशन में स्पॉटिंग एंड प्लेसमेंट। राइट। इफ यू spot a right person and place a right person at the right place, you will get the result. राइट। अब नो, ये स्पॉटिंग का जो मामला है, तो जो आउटगोइंग लीडरशिप रहती है, 2 साल अपना काम करते हैं, 2 साल में पूरे इंडिया में जब वो घूम रहे हैं, राइट, देख रहे हैं जगह जगह कौन से कार्यकर्ता, उनकी ऑर्गेनाइजेशनल समझ काफी तगड़ी है, जिनकी आइडियोलॉजिकल समझ काफी तगड़ी है, ऐसे लोगों को आपको स्पॉट करना पड़ता है। ओके। और ऐसे लोगों को जब आप ऑर्गेनाइजेशन में प्लेस करते हो, तब वो रिजल्ट निकलते हैं। तो ये स्पॉटिंग और प्लेसमेंट का जो एरिया है, इस एरिया के तहत राइट लोगों को राइट जगह प्लेसमेंट करने की व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है, ओके। एंड दैट टू इन ए डेमोक्रेटिक मैनर। अच्छा, तो डेमोक्रेटिक में हर 2 साल में चुनाव होते हैं और नया अध्यक्ष होता है, लेकिन यहाँ तक तो ठीक था कि बामसेफ ने अपने आप को एक डेमोक्रेटिक सेटअप के साथ में आगे लेके गए और एक संदेश भी दिया कि देखिए, एक संगठन ऐसा भी होता है कि जो डेमोक्रेटिक चलता हो। हाँ, अपने आसपास में देखते हैं आरएसएस संगठन भी डेमोक्रेटिक नहीं है, वहां भी इलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन ही होता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपने पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, तो अब इसका क्या ध्येय उद्देश्य है? और ये जो अभी जो जैसा आपने कहा कि मायावती जी में दूरदर्शिता नहीं थी, तो अभी के समय में वो कैसे इस वैक्यूम को फिल अप करेगी? पहली बात तो आपने जो पहला सवाल, जैसे क्या कहा आपने, पहला सवाल आपने क्या कहा कि डेमोक्रेटिक सेटअप की बात की थी, और पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्या पड़ी आपको? हाँ, पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत सबसे पहले ये है कि भारत के संविधान में जो अधिकार दिए हैं, आप ये देखेंगे कि अभी 75 साल हो गए, वो अधिकार लोगों को मिले नहीं। हाँ। एक तो ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, वो क्या चाहते थे बाबा साहब? जो बामसेफ की समझ में जो बात आई, संविधान के माध्यम से नया समाज निर्माण करना चाहते थे। राइट। इसका मतलब ऐसा समाज निर्माण करना चाहते थे जिसमें समता हो, स्वतंत्रता हो, न्याय हो, भाईचारा हो। अब ये नया समाज बनाने की जो प्रक्रिया है, तो पुराना जो समाज है उसको डिस्ट्रॉय करने की बात है। हाँ। और उस समाज को अगर डिस्ट्रॉय करना है, तो जो उस समाज को मेंटेन करने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग है, उनको डिस्ट्रॉय करना है, तो उसके साथ लड़ाई लड़ना है। किसी चीज को अगर डिस्ट्रॉय करना है आइडियोलॉजिकल लेवल पे, तो उसको डिस्ट्रॉय करना है। तो डिस्ट्रॉय करने के लिए जो ताकत चाहिए, वो बामसेफ जैसे कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में एक ताकत तो बन सकती है। हाँ। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में अगर डिस्ट्रॉय करना है, तो फिर पॉलिटिकल पावर जब तक आपके पास नहीं आता, आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ओके। और इसलिए पॉलिटिकल पार्टी की आवश्यकता पड़ी कि पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से एक विचार, एक कॉन्स्टिट्यूशन का विचार लोगों तक पहुंचाने का। तो
काफी सारी पॉलिटिकल पार्टीज अभी भी है, मतलब बीएसपी का है या फिर बीएसपी से भी अलग अलग पार्टियां बनी है, बीबीए है, आरपीआई की भी अलग अलग कई गुट्स है, अभी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भी है। तो ऐसे में पीपीपी अपने आप को सबसे अलग कैसे सिद्ध कर पाएगी? नहीं, वो आप ये देखिए ना कि ये जो पार्टियां है, ये पार्टियां बहुत पुरानी है रिलेटिवली। अब अगर ये पार्टियां सचमुच उस आंदोलन के लिए काम करती होती तो आज अधिकार मिल जाने चाहिए थे जो अधिकार लिखे हैं। बट ये भी देखा गया है कि ये सभी पार्टियां प्रिंसिपली कॉम्प्रोमाइज करके जो रूलिंग क्लास है उन पार्टियों के साथ मिल जाते। जो लोग हमारे अधिकार ही नहीं देना चाहते, बट जो लोग ये समाज बनाए रखना चाहते उन्हीं के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो इनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है? जैसा मैंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी को फ्लेक्सिबल होना होता है, मतलब कभी कभी अगर सपोज कल जो है आपके पार्टी के सिवा केंद्र में सरकार नहीं बनती है या स्टेट में नहीं बनती है, तो ऐसे में आपको तो कुछ ना कुछ मुद्दों पे उनके साथ नहीं, ये बात सही है। हाँ। ये बात सही है कि एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि जिस हमारे सिवा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी। ये स्थिति पास्ट में भी आई थी बीएसपी के जमाने में। तो ये स्थिति दोबारा आएगी। तो उस वक्त हम अपने टर्म्स के साथ उनके साथ एडजस्टमेंट करेंगे। मतलब तो ये तो कांशीराम जी भी नहीं किया था उस समय अपने टर्म्स के साथ। हाँ, तो कांशीराम जी ने किया था ना। हाँ। कांशीराम जी वाज ए कॉम्पिटेंट लीडर। हाँ। हमारे उनसे जो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन अलग है, हाँ, वो कारण अलग है। हाँ। लेकिन ही वाज ए कॉम्पिटेंट लीडर एंड अपनी टर्म्स में वो पॉलिटिक्स करते थे ब्राह्मणवादी ताकतों के साथ। राइट। तो वो ऐसी अगर सिचुएशन आती है फ्यूचर में, जैसे आप मुझे बोल रहे हैं, तो हम ये उनके साथ कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हम अपने टर्म्स पर उनके साथ राजनीति करेंगे। ओके। कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और आपको ये लगता है अपने टर्म्स के साथ राजनीति करेंगे उनके साथ। ओके। तो आपको ये लगता है कि वर्तमान में जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो कॉम्प्रोमाइज कर रही है? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है। तो आपको कहाँ लग रहा है कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती कॉम्प्रोमाइज कर रही है? आप ये देखिए, आप मुझे ये सवाल पूछने से पूरे इंडिया में मैसेज है इनहेरेंटली और इनडायरेक्टली। वो इसलिए उसको रूलिंग पार्टी के साथ, स्पेशली बीजेपी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, क्योंकि द रूलिंग पार्टी उसको कैच हर बाय नेक, काट हर बाय नेक। ओके। जो उसने ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। हाँ, ठीक है। हाँ। मैं इसमें डरता नहीं। आरोप जो मैं लगाता हूं ना, तो मैं डरता नहीं किसी से। आपको वास्तविकता पता है? हाँ, वास्तविकता पता है। वो कॉरिडोर केस जो है, हाँ। उस कॉरिडोर केस में वो कभी भी जेल में जा सकती है, और वो खुद जेल में न जाए, इसलिए उसका जो आंदोलन या बीएसपी जो है वो इसलिए रूलिंग पार्टी के साथ कंप्रोमाइज करती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके। अभी वो इनडायरेक्टली कर रही है, और ये मैसेज इनहेरेंटली लोगों को पता है। इसलिए बीएसपी का वोट बैंक कम हुआ है। बीएसपी का वोट बैंक ऑब्वियसली, क्योंकि जो अम्बेडकराइट लोग जो है वो भी सीडो अम्बेडकराइट है, मैं बता रहा हूँ। अच्छा। हाँ, बिल्कुल। कांशीराम जी की, ये कांशीराम जी की टर्म है। हाँ। सीडो अम्बेडकराइट। राइट। मतलब बीएसपी की वोट बैंक कम इसलिए हो रही है, तो सही है। हाँ। लेकिन बीएसपी की वोट बैंक कम होते वक्त ये समाज वोटिंग जो कर रहा है वो कांग्रेस को कर रहा है। हाँ। जिसको बाबा साहब ने नंबर 1 दुश्मन पे उस वक्त रखा था। वो 29 अक्टूबर 1951 का उनका जो स्पीच है। बट तब बीजेपी आरएसएस नहीं थे ना उस समय। तब बीजेपी आरएसएस नहीं थे उस समय, इसीलिए उन्होंने वो स्पीच, अगर मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ अपनी जनता के लिए, आपके सवाल का जवाब देते हुए, राइट, मैं ये कहूँगा, ये बाबा साहब का जो स्पीच है, ये 29 अक्टूबर 1951 में जब पहली लोकसभा के इलेक्शन हो रहे थे, उस वक्त बाबा साहब ने पटियाला में ये स्पीच दिया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्पीच है। मैं अंग्रेजी में है, ये पढ़ता हूँ। इफ द डिप्रेस्ड क्लासेस, जिसमें SC, ST एंड OBC, join hands with the Brahmins and form a political party, do not think that the depressed classes will be safe there. I warn you to be careful and give fullest consideration to this matter. You should not be caught in the net spread by the Congress.
If you think that by joining hands with high caste people, if you join hands with the high caste people, you will be better off, then you are mistaken. The high caste people will always suppress the backward classes. High caste will enjoy the freedom, whereas our people will remain as they are. Poor people can never flourish under the rich and must unite separately to achieve their purpose. ये पहला उस वक्त बाबा साहब ने भाषण दिया, बहुत क्लियर मैसेज दिया, ब्राह्मणों के बारे में कहा, हाई कास्ट के बारे में कहा। अब आपका पॉइंट ये था कि तब तो बीजेपी नहीं थी, बाद में जनसंघ बना था साथ साथ में, बट इट इज नॉट द बीजेपी और द कांग्रेस, इट इज द ब्राह्मणिज्म, इट इज द ब्राह्मणिज्म एंड द सो कॉल्ड हाई कास्ट, और वही एंजॉय करेंगे फ्रीडम को और हमारे लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। ये बात 1951 में भी सही है और आज भी उतनी ही सही है, और इसलिए स्वतंत्र रूप से पॉलिटिक्स करना बहुत जरूरी है। तो आपका ये मानना है कि जो बीएसपी है या फिर अन्य पॉलिटिकल पार्टीज है, ये पूरी तरह से फ्लॉप हुई है, मतलब कॉम्प्रोमाइज किया है, और इसलिए पीपीपी की बहुत ज्यादा आवश्यकता, पीपीआईडी की, पीपीआईडी, यस, मेरा ये बिल्कुल ऐसा ही कहना है ओके, कि वो कभी भी हमने प्रिंसिपल्स के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे आपने पिछले सवाल में पूछा था कि हम राजनीति करेंगे जिस वक्त जरूरत पड़ेगी, उनके साथ अपने टर्म्स पे, उनके साथ अपने टर्म्स पे राजनीति करेंगे। मेरा एक सवाल ये है कि अब जो ये इलेक्शन, पिछले कुछ चुनाव भी आपने कॉन्टेस्ट किए थे, बिल्कुल बिल्कुल, उसका कैसे रिस्पांस रहा? और दूसरा सवाल ये है कि अभी जो चुनाव महाराष्ट्र में भी होने वाले हैं, इस पर आपका क्या नजरिया है? पास्ट में हमने 2018 में पार्टी बनाई और तुरंत हमने राजस्थान और मध्य प्रदेश की असेंबली के इलेक्शंस पार्टिसिपेट किए। हमने मध्य प्रदेश में 29 सीटें लड़े थे, और राजस्थान में 6 सीटें लड़े थे विधानसभा की, विधानसभा की। तो हमने मध्य प्रदेश में 0.2% वोट पाए मध्य प्रदेश में, ऑफ दी सीट्स कंटेस्टेड। फिर उसके बाद हम पार्लियामेंट के इलेक्शन आए, पार्लियामेंट के इलेक्शन हम 55 सीट्स पर लड़े पूरे इंडिया में, और उसमें हमें 0.23 वोट्स ऑफ द सीट कंटेस्टेड, उसमें हमें वोट मिले। उसके बाद भिन्न भिन्न विधानसभाओं में हमने इलेक्शन लड़े हैं। अच्छा। झारखंड में लड़े थे, हरियाणा में, और जगह जगह हम इलेक्शन लड़े थे, और उसमें हम टोटल डिफरेंट राज्यों में मिला के 47 सीटें लड़े थे। और 47 सीटें लड़ाकर हमको 0.32% वोट मिला, इंक्रीज हुआ है, थोड़ा इंक्रीज हुआ है। अब दी सीट कंटेस्टेड है, काफी लोग नहीं तो मुझे गलत समझेंगे, तो इसलिए मैं अब दी सीट कंटेस्टेड। उसके बाद 24 में पार्लियामेंट का भी इलेक्शन लड़ा, उसमें भी हमको उसमें हम 81 सीटें लड़े। अच्छा। और 81 सीटें लड़के हमको 0.32% वोट मिला। आप ये देखेंगे कि स्लोली एंड स्टेडीली हम बढ़ रहे हैं। और वो हमें जो वोट मिल रहा है ये कॉन्शियस वोट है। हाँ, ये मतलब लोग हम जो एजेंडा लेके जा रहे हैं, हमारा मैनिफेस्टो लेके जा रहे हैं, हम जितना प्रयास कर रहे हैं, उस आधार पे वोट हमको मिल रहा है। राइट। तो अब जो महाराष्ट्र के जो इलेक्शन है, इसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस इलेक्शन में। और गठबंधन की राजनीति पे आपका क्या ख्याल है? क्योंकि अभी नहीं, पहले तो महाराष्ट्र की मैं बता देता हूँ। महाराष्ट्र में हम 100 सीटें लड़ेंगे। अच्छा, विधानसभा की 100 सीटें लड़ेंगे। मैं घूम रहा हूँ। अच्छा, मैं अभी फील्ड में हूँ पिछले 20 दिन से। ओके। हाँ, और अभी इधर विदर्भ के टूर पे भी हूँ। ओके। आज से शुरू हुआ। ओके। तो हम 100 सीटें लड़ेंगे। और मैं डेफिनेटली, हमारी कोशिश ये होगी कि कांग्रेस के भी कैंडिडेट्स को हराने का और बीजेपी भी कैंडिडेट्स को हराने का, उसके लिए हम काम करेंगे। उसके लिए अगर जीत गए, नथिंग लाइक दैट, राइट, एनी सीट इफ वी विन, नथिंग लाइक दैट। लेकिन प्रिंसिपली हमें हमारी ताकत भी पता है, प्रिंसिपली हम उनको हराने की कोशिश करेंगे। ओके। और ये हम कांशीराम जी से सीखे। अच्छा, तो ये पहले हारेंगे, फिर हराएंगे, फिर बाद में जीतेंगे। तो ये अभी एक सवाल ये आता है कि अभी चुनाव के मुद्दे क्या होने चाहिए? क्योंकि आंदोलन के मुद्दे सबको पता है, कैडर कैंप के मुद्दे सबको पता है, लेकिन आम जनमानस के लिए जो मुद्दे होते हैं उस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए,
हमने जो एजेंडा बनाया 2018 से, हमारा वही एजेंडा चल रहा है। हमने 15 पॉइंट प्रोग्राम बना दिया है। ओके। हमारा है कि जनगणना होनी चाहिए, कास्ट सेंसस। हाँ, कास्ट बिल्कुल सेंसस होना चाहिए। फिर उसके बाद एजुकेशन में जो मतलब ब्राह्मणाइजेशन हो रहा है, हाँ, तो इसका डिब्राह्मणाइजेशन होगा, यूनिफॉर्म एजुकेशन होगा सबके लिए, सबके लिए यूनिफॉर्म एजुकेशन होगा। मतलब प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। नहीं, प्राइवेटाइजेशन नहीं है। हम तो इसको प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ में जो टर्म है नेशनलाइजेशन, हाँ। हमारा एजेंडा है। नेशनलाइजेशन एजेंडा है अपना, राइट। पूरा इन ऑल द सेक्टर्स, इन ऑल द सेक्टर्स, इन ऑल द सेक्टर्स नेशनलाइजेशन होना चाहिए। हेल्थ, हेल्थ, एजुकेशन, banking, सर्विसेज, बैंकिंग, इन ऑल द सेक्टर्स मतलब नेशनलाइजेशन हम करेंगे। ओके। तो आप देखेंगे कि दिस इज ए वेरी रिवोल्यूशनरी एजेंडा, और ये बाबा साहब ने ये एजेंडा रखा था। इवन 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 एग्रीकल्चर ने बाबा साहब ने जो अपनी स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज में जो चीजें लिखी, दैट इज अवर एजेंडा, दैट इज अवर एजेंडा। तो हम इस एजेंडा के ऊपर काम करेंगे और बिल्कुल लोगों को समझाएंगे। तो नेशनलाइजेशन ये सबसे बड़ा एजेंडा होगा और इसी मुद्दे पर काम करेंगे, और वक्त आने पर अपने टर्म्स के साथ अगर सक्सेस होते हैं तो राजनीति भी करेंगे। तो बीडी बोरकर साहब, आप हमारे बीच में आए, हमारे स्टूडियो में, और पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का क्या ध्येय है, क्या उद्देश्य है, क्या विचार है, इस पर आपने बातें साझा की। और जो समय बीता उस समय में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ गलतियां हुई, इसके बारे में भी आपने बहुत क्लियर विजन रखा। तो आप हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भीम। थैंक यू।